नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी मामले और फैसले जो हाल ही में भारत की अदालतों से आए हैं। जी। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर आधारित कुछ लेख और कानूनी रिपोर्ट्स हैं। हम्म, तो आज कोशिश ये है कि समझें कि इन डेवलपमेंट से क्या खास बातें निकल कर आ रही हैं हमारे लिए। बिल्कुल। मतलब न्याय प्रक्रिया कैसे चल रही है, लोगों के अधिकार, सिस्टम की जवाबदेही, ये सब पहलू। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इन मामलों में क्या छुपा है। हाँ, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक मामला लेते हैं तमिलनाडु से। हम्म, कट्टावेले बनाम तमिलनाडु राज्य। जी। इसमें एक व्यक्ति को मौत की सजा मिली थी, हम्म, जिसे कोर्ट ने अब रद्द कर दिया है। वजह? जांच में बहुत गंभीर खामियां बताई गई हैं, हम्म, खासकर डीएनए सबूतों को लेकर। हाँ। कोर्ट ने इसे बहुत साफ शब्दों में दोषपूर्ण जांच कहा है। मतलब सीरियस लैप्स थे इन्वेस्टिगेशन में। और इसी वजह से कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। डीएनए सबूत कैसे कलेक्ट होंगे, कैसे रखे जाएंगे, कैसे जांचे जाएंगे, इसके लिए अब पूरे देश में लागू होने वाले बाइंडिंग मतलब पक्के दिशा निर्देश जारी किए हैं। अच्छा, क्या है वो दिशा निर्देश मोटे तौर पर? देखिए, इसमें कई चीजें हैं। जैसे सैंपल लेते वक्त एफआईआर नंबर, सेक्शन, ऑफिसर का नाम सब लिखना होगा। इंडिपेंडेंट गवाह होने चाहिए। अगर नहीं है तो वजह बतानी होगी। सैंपल 48 घंटे में लैब पहुंच जाने चाहिए। देर हो तो उसका भी कारण दर्ज करना होगा। और सबसे जरूरी, एक चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर मेंटेन करना होगा। मतलब हर स्टेप पर लिखना होगा कि सबूत कब, कहां, किसके पास था। ओ, ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो सके। बिल्कुल। ये पारदर्शिता और सबूत की इंटीग्रिटी के लिए बहुत जरूरी है। ये तो वाकई फोरेंसिक साइंस के लिहाज से एक बड़ा कदम है। हम्म, और इसी फैसले में कोर्ट ने एक और अहम मुद्दे पर जोर दिया है, मुआवजे पर। सही कहा। उन लोगों के लिए मुआवजा जो गलत तरीके से बिना किसी जुर्म के सालों तक जेल में बंद रहे। कोर्ट का मानना है कि यह संविधान के आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। और कोर्ट ने ये भी नोट किया कि भारत में अमेरिका वगैरह की तरह कोई खास कानून नहीं है इस चीज के लिए। हाँ, कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है जो रॉन्गफुल इनकार्सरेशन के लिए मुआवजे की बात करे। लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है 277, पर वो भी गलत अभियोजन को थोड़ा सीमित नजरिए से देखती है। वो मलिशियस प्रोसिक्यूशन मतलब बदनीयती से केस चलाने पर फोकस करती है। जबकि यहाँ मुद्दा सिर्फ बदनीयती का नहीं, बल्कि सिस्टम के गलती से हुई लंबी कैद का है। बिल्कुल। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले पर आते हैं। ये पंजाब से जुड़ा है। जी। वहां करीब 1100 असिस्टेंट प्रोफेसर और कुछ लाइब्रेरियनों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। 2021 की नियुक्तियां थी ये। मामला है मनदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य। जी हाँ, ये भी काफी महत्वपूर्ण फैसला है। कोर्ट ने पाया कि इन नियुक्तियों में राज्य सरकार ने खुद ही अपनाए हुए यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के रेगुलेशंस 2010 वाले, उनका उल्लंघन किया। उल्लंघन किस तरह का? कोर्ट ने प्रक्रिया में पूरी तरह मनमानापन पाया और ये भी इशारा किया कि शायद ये फरवरी 2022 के चुनावों से ठीक पहले, मतलब थोड़े संकीर्ण राजनीतिक फायदे के लिए किया गया हो। ओहो। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया और यूजीसी के जो तय मानक थे सिलेक्शन के लिए, उन्हें हटाकर सिर्फ एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट रख दिया, जिसे कोर्ट ने बिल्कुल नाकाफी, अविश्वसनीय कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई राज्य सरकार एक बार यूजीसी जैसे केंद्रीय निकाय के नियम अपना लेती है, तो फिर वो उनसे बंधी हुई है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, शिक्षा वैसे तो कॉन्करेंट लिस्ट में है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों का विषय है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा के मानक तय करने का अधिकार संविधान की लिस्ट 1 के तहत केंद्र के पास है, एंट्री 66, और ये लिस्ट 3 की एंट्री 25 पर भारी पड़ती है। तो एक बार राज्य ने यूजीसी नियम अपना लिए तो वो बाइंडिंग हो जाते हैं, आप उन्हें मनमाने ढंग से बदल नहीं सकते। समझ गई। तो ये प्रक्रियात्मक सख्ती बहुत जरूरी है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के इन बड़े मामलों से थोड़ा हटकर बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं। वहां भी कुछ अलग तरह के मामले दिखे। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट में थोड़े कह सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े या अभिव्यक्ति से जुड़े मामले सामने आए। जैसे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हिंदुस्तानी भाव, उन्होंने एक याचिका डाली थी। हाँ, मैंने सुना था इसके बारे में। फराह खान पर एफआईआर की मांग थी। जी, क्योंकि फराह खान ने होली को कथित तौर पर छपरियों का त्योहार कह दिया था। तो कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और मौखिक रूप से पूछा भी कि भाई, आप इतने आहत क्यों हैं, इतने संवेदनशील होना बंद करें।
कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे मुद्दों से अदालत का वक्त जाया ना करें। शायद ये पब्लिसिटी के लिए किया गया हो, बाद में याचिका वापस ले ली गई। दिलचस्प है कि कोर्ट कैसे अभिव्यक्ति और संवेदनशीलता के बीच एक रेखा खींचने की कोशिश कर रहा है। सही बात है। एक और मामला फिल्म सेंसरशिप से जुड़ा था बॉम्बे हाई कोर्ट में। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी नाम की फिल्म। हाँ, इसके मेकर्स कोर्ट गए थे। उनका कहना था कि सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड फिल्म को सर्टिफिकेट देने में देरी कर रहा है। क्यों? क्या वजह बताई उन्होंने? याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सीबीएफसी उनसे यूपी सीएम ऑफिस से एनओसी लाने को कह रहा है, और उनका कहना था कि कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है कि सीएम ऑफिस से एनओसी चाहिए। अच्छा। और कोर्ट ने सीबीएफसी से इस पर जवाब मांगा है और मौखिक रूप से यह भी कहा कि भाई सर्टिफिकेशन जो है वो तय टाइमलाइन में मिलना चाहिए। ये भी प्रक्रियात्मक देरी का ही मामला हुआ एक तरह से। बिल्कुल, जो अभिव्यक्ति को रोक सकता है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने गंभीर आपराधिक मामले में कोई नरमी नहीं दिखाई। वो नाबालिग से यौन शोषण वाला मामला। हाँ, वो मंदिर के पुजारी वाला मामला। महेंद्र प्रसाद पांडे बनाम महाराष्ट्र राज्य। कोर्ट ने आरोपी पुजारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि एक तो सीसीटीवी सबूत काफी मजबूत है, दूसरा अपराध बहुत गंभीर है, और तीसरा ये खतरा है कि आरोपी बाहर आकर गवाहों को प्रभावित कर सकता है। भले ही वो अक्टूबर 2020 से हिरासत में था। जी, कोर्ट ने ये सब देखते हुए जमानत नहीं दी। हाँ, ट्रायल कोर्ट को कहा है कि मामले की सुनवाई तेजी से करे। ठीक है। और आखिर में एक छोटी सी अपडेट लखनऊ से है। जी। वहां की एक अदालत ने राहुल गांधी को एक मानहानि मामले में जमानत दे दी है। अच्छा, ये कौन सा मामला है? ये 2022 में उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर की गई किसी कथित टिप्पणी से जुड़ा है। शायद अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में कुछ कहा था। ओके, और शिकायत किसी पूर्व बीआरओ अधिकारी ने की थी? हाँ, रिपोर्ट तो यही कहती है। ठीक है। तो आज की ये जो हमने चर्चा की, इससे कई चीज़ें साफ होती हैं, जैसे न्याय प्रक्रिया में बारीकियों का महत्व, चाहे वो डीएनए गाइडलाइंस हो या यूजीसी नियम। बिल्कुल, प्रोसीजरल फेयरनेस, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पर अदालतों का जोर साफ दिख रहा है। और साथ ही सिस्टम की जो कमियां हैं, जैसे गलत सजा के लिए मुआवजे का ना होना या भर्तियों में मनमानी, उनको भी अदालतें एड्रेस कर रही हैं। हाँ, सिस्टम को सुधारने की कोशिश भी दिखती है, और वो अभिव्यक्ति की आजादी और संवेदनशीलता वाला संतुलन साधने की कोशिश भी। ये सब देखकर एक सवाल फिर भी मन में आता है। अदालतें कोशिश तो कर रही हैं सिस्टम को ठीक करने की, पर क्या ये मामले कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया के संभावित गलत इस्तेमाल, चाहे वो सरकार करे या कोई व्यक्ति, और इंसाफ मिलने में लगने वाले लंबे वक्त के बीच का तनाव भी नहीं दिखाते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब सही प्रक्रिया फॉलो करना जरूरी है, पर क्या इससे इंसाफ में देरी तो नहीं हो रही? इस संतुलन को कैसे साधा जाए? ये वाकई सोचने वाली बात है। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और त्वरित न्याय दोनों जरूरी हैं, पर संतुलन मुश्किल है।